हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी दोस्तों, यानी आज हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2021 के हिस्ट्री का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर। अगर आप 2022 में एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे सेंटअप एग्जाम दे दिए हैं उनके लिए भी, जो बच्चे अभी तक नहीं दिए उनके लिए भी। आपको बता दें 50% ऑब्जेक्टिव आपका फाइनल एग्जाम में पूछा जाएगा, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव। आपको 50% आपको पूछा जाएगा आपका फाइनल एग्जाम में। तो इसलिए इसका क्वेश्चन आंसर को आपको देख लेना चाहिए अच्छे से और समझ लेना चाहिए, ठीक है। अगर आपका सेंटअप एग्जाम हो भी गया है तो चलिए गाइस, हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोग से एक छोटी सी मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। देखिएगा, कुछ इस प्रकार का आपका क्वेश्चन रहेगा। पहला क्वेश्चन आपका रहेगा क्या, आपको बता दें। पहला क्वेश्चन आपका पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। आप क्वेश्चन पेपर आप लोग देख लिए होंगे। पहला क्वेश्चन रहता होगा आपका कि पुरातत्व से आप क्या समझते होंगे। पहले आप फिर क्वेश्चन आपको हम एक बार दिखा देते हैं। पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन रहेगा। आप क्या समझते हैं, ठीक है, समझते हैं, ये क्वेश्चन रहेगा। इस टाइप का आपका क्वेश्चन रहेगा, समझते हैं, ठीक। तो उसके बाद इसका आंसर आपका जो रहेगा, यहाँ आपका देखिए ये है आपका कुछ आंसर इसका दिया हुआ, ठीक है। तो पहला आंसर इसका दिया हुआ क्या, पुरातत्व एक अध्ययन की विधा है जो पुरानी काल की पृथ्वी में गड़ी सामग्री को उजागर करता है तथा उनके सहारे हमारा अतीत मुखरित करते हैं। तो आपको बता दें, यानी पुरातत्व वह विज्ञान है जो पृथ्वी के गर्भ में छिपी वस्तु का पता लगा जाता है कि ठीक है ये कितना काल के हैं, ये वो सारे चीज़ यानी पता लगाया जाता है यही पुरातत्व के द्वारा, ठीक है। ये पुरातत्व वो एक विज्ञान है जो पृथ्वी के नीचे जो भी सामग्री रहता है वो सारे चीज़ें की यानी भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है कि कितना साल पुराना वस्तु है, इससे हमें ये अनुमान लगाया जाता है। यही एक पुरातत्व आपको आई होप पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब आता है दूसरा क्वेश्चन, उसका दिया हुआ था कि दूसरा क्वेश्चन में था कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नान के वर्णन करें। मोहनजोदड़ो यानी आपको क्वेश्चन रहेगा कि मोहनजोदड़ो, आपको हम बता रहे हैं मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो की विशाल, ठीक है, विशाल स्नानागार। यहाँ थोड़ा सा पेन नहीं लिखा जाता, स्नानागार से आप क्या समझते हैं। स्नानागार का वर्णन करें, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन रहेगा, वर्णन करें, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको दिया हुआ है। तो देखिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। देखिए, महास्नानगर के सिंधु घाटी के सभ्यता के प्राचीन खंडहर शहर मोहनजोदड़ो में स्थित एक प्रसिद्ध हौज यानी हौज वर्तमान समय में यह अभी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आता है। जो अभी वर्तमान में कहा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आता है। ये मोहनजोदड़ो के उत्तरी भाग में स्थित था और एक कृत्रिम टीले के ऊपर बनाया गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन मतलब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये था इसका आंसर, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका यानी स्नानागार के बारे में वर्णन आपको बता दिया, ठीक है, जो मोहनजोदड़ो में ही प्राप्त हुआ था, ठीक है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका तीसरा क्वेश्चन रहेगा क्या, 7वां नंबर क्वेश्चन आपको हम बताते हैं। वो दूसरा क्वेश्चन था। अब हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन हल करते हैं। सेंटअप एग्जाम का 7वां नंबर क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। और आपको हम बता दें 7वां नंबर क्वेश्चन क्या था, बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग के नाम लिखें, यानी बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्गों के नाम लिखा है। तो इसका आंसर आपको रहेगा कि सम्यक दृष्टि। पहला आपका सम्यक दृष्टि, 4 आर्य सत्य में विश्वास करना, ठीक है। ये आपका सम्यक पहला रहा था। दूसरा आपको इसका रहेगा क्या, सम्यक संकल्प, यानी मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना, ठीक है। ये हुआ इसका दूसरा। तीसरा आप देखिएगा सम्यक वचन। ये आपको हम बौद्ध धर्म के क्या अष्टांगिक मार्ग के नाम बता रहे हैं, ठीक है। सम्यक वचन जो रहता है इसमें क्या होता है कि हानिकारक बातें और झूठ ना बोलना, यानी 3 बार। तीसरा सम्यक कर्मत, यानी बुरे कर्म ना करना, ठीक है। चौथा सम्यक आजीविका, इसमें क्या कोई भी हानिकारक व्यापार ना करना, ठीक है। ये 5वां नंबर में यह बता रहा है, अष्टांगिक मार्ग 5वां का, ठीक है। छठा देखिएगा सम्यक व्यायाम, यानी अपने आप को स्वस्थ रखने का प्रयास करना, ठीक है, यानी व्यायाम करना। 7वां देखिएगा सम्यक स्मृति, स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता पाने की कोशिश करना। 8वां देखिएगा आपके स्क्रीन पर सम्यक समाधि, निर्वाण पाना, यानी क्या हो गया आपका इसका सम्यक समाधि यानी निर्वाण पाना। तो ये 8 जो इसका क्या था, यानी बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग थे, यानी 8 थे। कितना थे, तो ये 8 आपको आई होप पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। इन
चीज़ों को आपको याद रखने की जरूरत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है आपके एग्जाम के लिए रहेगा। ठीक है, चलिए देखेंगे हम लोग क्या अकबर के राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है, यानी अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है। देखिएगा आप लोग बता रहे हैं, ये क्वेश्चन आप लिखिएगा, ये क्वेश्चन था आपका 9वां नंबर क्वेश्चन था, सेंट्रल एग्जाम का 9वां नंबर क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में रहेगा कि अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है। तो देखेंगे शासक के रूप में सम्राट अकबर की सफलता का सबसे बड़ा आधार यह था कि उसने विभिन्न राज्यों की विभिन्न जातियों तथा विभिन्न संप्रदायों के लोगों को एक सूत्र में मतलब क्या क्या बांधने का रहस्य कार्य किया था। इस दृष्टि से उसे भारत का राष्ट्रीय शासक कहा जाता था। आपको पता होगा वो यानी जो मतलब अकबर के द्वारा यानी जो है एक धर्म चलाया गया था जो 1581 में, आप लोग जानते होंगे, जिसे हम लोग दीन इलाही धर्म चलाया बोलते हैं। ठीक है, तो दीन इलाही धर्म इसलिए चलाया गया था क्योंकि वो सभी धर्म का अध्ययन किया था, तो सभी धर्म में कुछ ना कुछ, सभी धर्म में यानी कुछ कमियां था। ठीक है, तो उस यानी उसको देखते हुए एक धर्म क्रिएट किया था, इसका नाम क्या था, यानी जो है आपका दीन इलाही था। इसका 1581 में ये स्टार्ट किया था, लेकिन कुछ दिन चला, उसके बाद ये भी यानी खत्म हो गया। ठीक है, तो इसलिए अकबर को क्या कहा जाता था, यानी राष्ट्रीय शासक कहा जाता था, जो हिंदू मुस्लिम सबको एकता के बांध में बांधना चाहता था ये। ठीक है, तो चलिए फिर आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो रहेगा क्या है, देखिएगा 11वां नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे हम लोग, क्या नंबर 11वां नंबर क्वेश्चन आपको देखना सभी स्टूडेंट को। 11वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहला है, विश्व के 7 आश्चर्यों के नाम बताइए। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, जानते हैं कि अभी विश्व में जो कितना है 7 अजूबा चीज़ें हैं जिसको हम लोग आश्चर्य बोलते हैं। 7 आश्चर्य का नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, पहला इसमें देखिए दुनिया में के प्राचीन 7 अजूबों में गीजा के पिरामिड, पहला क्या दिया है, गीजा के पिरामिड। ठीक है, बेबुलोन के झूलते बाग, उसके बाद ओलंपिया में जीएस की मूर्ति, आर्टिमिस का मंदिर, माउसोलस का मकबरा, रोडेस की विशाल मूर्ति और एलेक्जेंड्रिया के मतलब क्या हो जाएगा, रोशनी घर शामिल थे। ठीक है, यानी दुनिया के प्राचीन 7 अजूबों के मतलब गीजा के पिरामिड, यानी अजूबा पिरामिड जो था कितना था, यानी 7 था। ठीक है, विश्व के 7 आश्चर्य के नाम बताना आपको, तो ये था, यानी कुछ ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ये था आपका 11वां नंबर क्वेश्चन। इसमें आपको कहा गया था विश्व के 7 आश्चर्यों के नाम बताएं। तो आप लोग जानते हो कि एक आश्चर्य तो वो दूसरा चीज़ हुआ, ये प्राचीन की बात हो रही है। ठीक है, हम प्राचीन की बात कर रहे हैं, अभी जो हम कर रहे हैं ये प्राचीन की बात कर रहे हैं, प्राचीन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको अगर अभी पूछा जाएगा जैसे कि ताजमहल आता है, ठीक है, उसके बाद चीन का दीवार, ये सारा मतलब 7 अजूबा चीज़ें आता है, ये दूसरा इसमें आ गया। ठीक है, तो आपको यहाँ समझना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या 12वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि 12 नंबर क्वेश्चन में कहा गया एंगर व्यवस्था पर टिप्पणी लिखे। तो देखिएगा एंगर व्यवस्था जो है क्या है, ये एंगर व्यवस्था है जो विजयनगर साम्राज्य में जो ये एंगर व्यवस्था था प्रचलित, तो प्रशासन को यानी इसमें पहले क्वेश्चन आप ध्यान से देख लीजिएगा, ये आपका था 12वां नंबर क्वेश्चन, सॉरी 12वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एंगर व्यवस्था पर टिप्पणी लिखे। अगर आपको बोलेगा तो आप देख लीजिएगा सेंट्रल एग्जाम का 12 नंबर क्वेश्चन, प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। इसको यानी सामूहिक रूप से एंगर कहा जाता था। समझ गए, तो यानी क्या कहता था, 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, यानी प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते थे, यानी एंगर कहते थे। ठीक है, इन्हीं राज्य के ओर से वेतन नहीं दिया जाता था, इन्हें राज्य की ओर से वेतन नहीं दिया था, इनकी सेवाओं के बदले इन्हें राज्य के करों से पूर्ण मुक्त रखा जाता था। इसे कोई यानी क्या कर दिया था, कोई भी इसको यानी बदले यानी कोई भी इसको रुपया कुछ नहीं दिया जाता, इसको यानी मुक्त यानी जो है कर उसका लिया जाता, वो करों से यानी मुक्त कर दिया जाता था। इनके पद पैतृक तथा ये किसी के पास अपने पद को बेचने अथवा गिरवी रखने के लिए स्वतंत्र होते थे, यानी कोई भी अपना मतलब पद को यानी बेच करके यानी रख सकते हैं, बेच सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपका था यानी 12वां नंबर क्वेश्चन। आप बात करते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन। 13वां मीराबाई का संक्षिप्त परिचय है। तो अब हम बात करते हैं मीराबाई के बारे में, तो ये आपका था यानी 13 नंबर क्वेश्चन, देख लीजिएगा आप लोग 13 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको मीराबाई के बारे में बताना, तो मीराबाई पर संक्षिप्त का परिचय देना आपको कि कृष्ण के प्रेम में पागल होकर लोगों को कृष्ण भक्ति से प्रेरित करने वाली महान काव्यत्री मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में मेवाड़ के चौकड़ी में हुआ था। आपको बता दें ये कृष्ण को अपना पति मानते थे। ठीक है, कौन, हाँ मीराबाई। तो ये प्रेम में पागल होकर लोगों को कृष्ण भक्ति से प्रेरित करने वाले महान काव्यत्री मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में मेवाड़ के चौकड़ी में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, मेवाड़ के चौकड़ी में 1498 में। ठीक है, ये राजघराने में जन्मी हुई थी। इनके पिता राजा रतन सिंह थे। बलिया काल से ही ये मीराबाई कृष्ण की भक्ति में लीन थी। तो ये था इसका आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका 13 नंबर क्वेश्चन समाप्त हो गया। आप बात करते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कहलाता क्या, 16 नंबर क्वेश्चन आप सेंटर एग्जाम का देखिएगा, तो इसमें रहेगा कि रैयतवाड़ी पद्धति क्या थी। तो रैयतवाड़ी पद्धति के बारे में आपको बताना है कि इसमें रैयतों या किसानों को भूमि का मालिक कहा जाता था, मतलब मालिकाना हक
प्रदान किया गया था। अब किसान स्वयं कंपनी को भू राजस्व देने के लिए उत्तरदायी थी। इस व्यवस्था में भू राजस्व का निर्धारण उपज के आधार पर नहीं बल्कि भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर किया गया। ठीक है, तो ये था इसका आपका, यानी आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन का। ठीक है, इसका आप चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो आपका 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप। ठीक है, संथाल विद्रोह पर टिप्पणी लिखना था आपको। संथाल विद्रोह पर आते हैं हम लोग। संथाल विद्रोह 1855 में शुरू हुआ था और ये 1856 तक इसका अंत हो गया था। यह विद्रोह भागलपुर से लेकर राजमहल की पहाड़ियों तक यानी फैला हुआ था। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन था, यानी 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। संथाल विद्रोह से आप क्या समझते हैं, यानी 18 नंबर क्वेश्चन था आपका सेंट्रल एग्जाम का 18वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, संथाल विद्रोह पर एक टिप्पणी अगर आपको लिखने बोला है तो यह संथाल विद्रोह 1855 के शुरू हुआ था और 1856 तक इसका अंत हो गया था। ये विद्रोह भागलपुर से लेकर राजमहल की पहाड़ियों तक फैला हुआ था। संथाल विद्रोह का मुख्य कारण था जो कि अंग्रेजों के द्वारा हिंदू पर अत्याचार और गरीबों जनता पर हो रहे शोषण को मुक्त पहुंचाना। इस विद्रोह के मुख्य नेता चांद कानू यानी सिद्धू एवं चांद था और भैरव थे। ठीक है, तो इसका आपको यानी संथाल विद्रोह का आपका यानी पूरी तरह से आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, संथाल विद्रोह का जो था आपका। ठीक है, तो देखिए आपको अगर 30 क्वेश्चन अगर लघु उत्तरीय से पूछा जाएगा तो जिसमें से आपको 15 ही क्वेश्चन का आंसर देना था। राइट, कितना, 15 ही क्वेश्चन का आंसर रहेगा। 50 का ही आपको यानी आंसर देना पड़ता है। 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 2 में आपको कितना यानी 15 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आप लोग कहीं से भी लिख सकते हैं, 30 में से आपको 15 का कहीं से भी आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई ये वाली बात नहीं है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन के। 18 नंबर क्वेश्चन था आपका सेंट्रल एग्जाम में कि 18 सुल्तान की क्रांति की तात्कालिक कारण क्या था, यानी 18 सुल्तान के तात्कालिक कारण को आपको बताना। 18 सुल्तान के क्रांति के तात्कालिक कारण क्या क्या था। ठीक है, तो पहला देखेंगे तात्कालिक कारणों में चर्बी वाला कारतूस प्रमुख, जो 18 सुल्तान के क्रांति होने के प्रमुख कारण था। चर्बी वाले कारतूस में ब्रिटिश शासन द्वारा हिंदू एवं मुस्लिम सिपाहियों की धार्मिक मर्यादा को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया गया। इसमें कारतूसों पर सुअर एवं गाय की चर्बी लगी होती थी जिन्हें मुंह से फाड़ कर ही बंदूकों में डाला जाता था। तो ये देखिए आपको बता रहे थे कि 18 सुल्तान के जो तात्कालिक कारण था, तो इसमें तात्कालिक कारण ये था कि जब देखिए यानी अंग्रेजों का ये मतलब ये था, क्या सिद्धांत था कि फूट डालो और शासन करो। तो हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों को यानी क्या करता था आपस में, यानी जो धार्मिक मतलब इससे जोड़ करके इसको क्या कहता था, पहुंचाने का ठेस पहुंचाता था, मर्यादा को ठेस पहुंचाने पर प्रयास किया गया था। इसमें कारतूसों पर सुअर एवं गाय की चर्बी वाले होते थे जिन्हें मुंह से फाड़ ही बंदूक में डाला जाता था। तो देखिए अगर कारतूस अगर आप जब तक अगर मुंह से उसको फाड़ करके नहीं डालेंगे तो वो तो उसमें जो रहता था कि हिंदू यानी किससे, यानी गाय से करता है और मुस्लिमों का होता है क्या, सुअर से। तो उससे जो है काफ़ी यानी इससे अभाव मतलब प्रभाव रहा और इसी का यानी सबसे प्रमुख कारण यही तात्कालिक कारण यही था, चर्बी वाला कारतूस। ठीक है, हाँ आपको यहाँ समझ में आ गया। चलिए आप उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर औपनिवेशिक काल में क्या आपका औपनिवेशिक काल में हाइड्रेट टाउन एवं ब्लैक टाउन शब्दों का ब्लैक टाउन शब्दों का क्या अभिप्राय था, यानी 20 नंबर क्वेश्चन आपको देखना है। ठीक है, ब्लैक और व्हाइट टाउन से तात्पर्य नस्लीय भेदभाव, यानी 20 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा सेंट्रल एग्जाम का। ठीक है, के आधार पर नगरीय संरचना से था। अंग्रेजों के औपनिवेशिक सत्ता काल में अंग्रेजों लोगों के लिए अलग अलग बस्ती बसाई जाती थी, क्योंकि अंग्रेजों मतलब गोरी चमड़ी के होते थे और उन्हें व्हाइट कहा जाता था। ठीक है, यानी क्या होते थे, आपको फिर से देखिएगा, ब्लैक और व्हाइट टाउन के तात्पर्य नस्लीय भेदभाव के आधार पर नगरीय संरचना थी। अंग्रेजों के औपनिवेशिक सत्ता काल में अंग्रेजों लोगों को लिए अलग बस्ती बसाई जाती थी, क्योंकि वह अंग्रेज जो लोग रहते थे यानी गोरे चमड़े के होते थे और उन्हें व्हाइट कहा जाता था, यानी व्हाइट कहा जाता था। ठीक है, जबकि भारतीयों की अलग बस्ती बसाई जाती थी क्योंकि वह काले होते थे और उन्हें ब्लैक कहा जाता था। ठीक है, चलिए आप ये तो आपका समाप्त हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन आपका आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग क्या 21 नंबर क्वेश्चन। अब 21 नंबर क्वेश्चन में रहेगा कि चौरी चौरा कांड क्या, आप क्या समझते हैं चौरी चौरा कांड से। तो चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास का एक कस्बा था, जहां 4 फरवरी 1922 को भारत ने ब्रिटिश सरकार की हिंसक कार्रवाई के बदले में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। उसमें छुपे हुए 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जलकर मर गए थे। इस घटना को यानी इतिहास के पन्नों में चौरी चौरा कांड से नाम से जाना जाता था। ये आपका कब हुआ था, यानी 1922 में 4 फरवरी 1922 में घटना घटी थी। असहयोग आंदोलन के जस्ट बाद, यानी ये आंदोलन होने के बाद असहयोग आंदोलन क्या हो गया था, यानी रुक गया था। ठीक है, यही चौरी चौरा घटना था आपका। इसका वर्णन के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग, जो आपके स्क्रीन पे आ गया। महात्मा गांधी के बारे में आपको बताना है। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 22 नंबर क्वेश्चन हम लोगों को देखना है। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या है, महात्मा गांधी के आरंभिक जीवन का संक्षिप्त विवरण दें। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका होगा कि महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हिंदू परिवार में हुआ था। पिता करमचंद गांधी और मां पुतली बाई द्वारा उनका नाम मोहनदास रखा गया था, जिससे उनका पूरा नाम मोहनदास
करमचंद गांधी हुआ था। महात्मा गांधी की माता क्या था, अत्यधिक धार्मिक महिला थी, अतः उनका पालन वैष्णव मत को मानने वाले परिवार में हुआ था। उन पर जैन धर्म का भी गहरा प्रभाव रहा था। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हम लोग अब आते हैं कि ना 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आपका, साइमन कमीशन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। क्वेश्चन रहेगा 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा सेंट्रल एग्जाम का, साइमन कमीशन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो देखेंगे इसमें क्या है कि साइमन आयोग 7 ब्रिटिश संसदों का समूह था, जिसका गठन 8 नवंबर 1927 को भारत में संविधान के सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था, और इसका मुख्य कार्य था कि मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार की जांच करना था। इस साइमन आयोग कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन के नाम पर रखा गया था। ठीक है, ये था आपका। चलो ये आपको समझ में आ गया होगा। 26 नंबर क्वेश्चन आपका समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। झूम की खेती को हम स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, यानी झूम की खेती को हम लोग क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं झूम की खेती के बारे में। तो ये क्वेश्चन था आपका कितना, 29 नंबर क्वेश्चन हम बात करने हैं। ठीक है, आप यानी कि आपको कहेगा 29 नंबर क्वेश्चन में कि झूम की खेती के बारे में आप क्या समझते हैं, झूम की खेती के बारे में आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये आपका 29 नंबर क्वेश्चन था, आप देख लीजिएगा सेंटर एग्जाम का 29वां क्वेश्चन। झूम की खेती को स्थानांतरित कृषि भी कहता था। झूम की खेती का तात्पर्य है कि ऐसे खेती जिसमें जहाँ हमें खेती करनी होती थी वहाँ हम यानी पहले वृक्ष और वनस्पति को काट कर जला देते थे, उसके बाद साफ करके उसे खेती लायक बनाकर वहाँ मतलब क्या करते थे, वहाँ खेती करते थे। ठीक है, और जब उससे भूमि के उत्पादन क्षमता कम हो जाती थी तो हम कहीं दूसरी तरफ खेती करते थे, यही झूम खेती कहलाते थे। ठीक है, देखिए अगर आपको झूम खेती करना है, जैसे अब जंगल हो गया, सारा चीज़ को काट करके उसको जला करके उसका राख को फैला करके वहाँ उसको हम लोग क्या खेती करते थे, तो इसी को हम लोग झूम कृषि कहते थे। ठीक है, जब उसका उर्वरक शक्ति खत्म हो जाता था भूमि का, तो हम लोग फिर दूसरी जगह उसी तरह का प्रयास करते थे, फिर जब तक फिर घास वगैरह उठता था फिर उसी तरह यानी कंटिन्यू इसका जारी रखता था। ठीक है, चलिए ये आपका यानी आई होप आपको पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन का। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्या अब देखिए ये आपका यानी क्या था, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न जितना भी सारा था आपका यानी समाप्त कर दिया। नेक्स्ट पार्ट में जो आपका रहेगा तो आप यानी दीर्घ उत्तर रहेगा आपका, क्या रहेगा, दीर्घ उत्तर रहेगा नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो आई होप आज का क्लास आपको मजा आया होगा, और मजा आया तो एक लाइक करके जम करके अपने दोस्तों में एक बार शेयर कर देंगे। अगर दीर्घ उत्तरीय वाला अगर आप लोग चाहते हैं कि दीर्घ उत्तरीय का भी वाला आप सर लाइए, तो हम बिल्कुल आपके लिए लेने के लिए तैयार है। ठीक है, आप अगर चाहते हैं तो हमें डिमांड आप कर सकते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो चलेगा यहीं तक आज का क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।